क्लास 12 हाउ यू। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 12 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है यूनिट फर्स्ट, उसकी 5 इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़। पूरे चैप्टर में से ये केस स्टडीज़ निकाली गई हैं। मुझे लगता है कि अगर इस चैप्टर में से केस स्टडीज़ बनेंगी तो यही केस स्टडीज़ बन सकती हैं। तो चलो, हो सकता है नाम इधर उधर करके आ जाए, वो आप देख लेना। बाकी केस स्टडीज़ को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। आशुतोष वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर। आशुतोष जो है वो एक एक्स लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं जो कि क्या बनाती है, एयर प्योरीफायर्स बनाती है। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइन फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ। वो देखते हैं कि लास्ट 6 महीने से जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, उसमें गिरावट आई है। प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। उनको पता है कि कंपनी के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन। इसलिए अब उन्होंने क्या निर्णय लिया है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। होप आपको केस स्टडी समझ में आ गई होगी, ईजी है। इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है आपको, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग। आपको बताना है कि आशुतोष गोयनका कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप देखो ये सारी बातें कौन सोचेगा कि कंपनी के सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉफिट कम हो रहा है, क्या कोई मिडिल लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं या फिर लोअर लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या वो इस बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोचेंगे। तो आपको केस स्टडी पढ़कर यही निकालना है कि आपको अगर फंक्शंस पता हैं कि टॉप लेवल के फंक्शंस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, मिडिल में काम कर रहे हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, या सुपरवाइजर्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, तो आप बता सकते हो। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया टॉप, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर भी देख लेंगे। देन नेक्स्ट है, स्टार्ट 3 अदर फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय आशुतोष गोयनका। कौन से अदर 3 फंक्शंस दिए हैं जो आशुतोष गोयनका परफॉर्म कर रहे हैं इस पूरी केस स्टडी में। देखो आंसर देखते हैं एक बार, ठीक है। होप आपको दिख रहा होगा। आशुतोश गोयनका एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट देर आर 3 फंक्शंस। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटजीज। मतलब आशुतोष गोयनका रिस्पॉन्सिबल है पूरे फॉर्मुलेशन के लिए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए। कैसे पता चला ये हमें? क्योंकि हमें केस स्टडी में ये चीज़ दी गई है कि जो आशुतोष गोयनका है, बिकॉज वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शंस। प्रॉफिट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर गिरावट आई है प्रॉफिट में तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट, अच्छा मैं एक चीज़, चलो पहले ये समझा के फिर आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। Next, he is responsible for all the business activities and its impact on society. Next, he has to coordinate the activities of different departments in pursuit of common goals. अच्छा, क्या इसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो एज इट इज़ आपको पेपर में देखने को मिलेगा, बट जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, पता है बच्चों वो कैसे आएगा? जैसे आपको मान लीजिए 3 तो ये दे दिए जाएंगे सेम, और फोर्थ वाला आपको डिफरेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला एक डिफरेंट फंक्शन आपको दे दिया जाएगा और आपको हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन नहीं है जो आशुतोष गोयनका परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो थर्ड वाला हो, मतलब जो नेक्स्ट होगा ना, वो आपका आंसर होगा। होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं क्या है। मुखर्जी हैज़ रिसेंटली जॉइन AMV लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स। मुखर्जी जो हैं उन्होंने अभी अभी रिसेंटली एक AMV लिमिटेड को ज्वाइन किया है जो कि क्या मैन्युफैक्चर करती है? रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चर करती है। ही फाउंड दैट इज डिपार्टमेंट वॉज अंडर स्टाफ्ड एंड other department were not cooperating with his department.
फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या देखा है, उनको क्या मतलब क्या मिला है, उन्होंने देखा कि दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ्ड। एक तो उनके डिपार्टमेंट में लोग नहीं है, स्टाफ की कमी है। दूसरी चीज़, जो अदर डिपार्टमेंट है वो कॉपरेट नहीं करते उनके डिपार्टमेंट के साथ स्मूथ फंक्शन के लिए, ताकि अच्छे तरीके से सारे फंक्शंस हो पाएँ। तो उनके डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट वाले उनके डिपार्टमेंट से अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करते। Therefore, he ensured that his department has the required number of employee and its cooperation with other department in improvement. Identify the level at which ऋषितोष मुखर्जी was working. आपको बताना है अगर कोई कौन से लेवल पे जब लोग काम करते हैं, जब लोगों के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट को लोगों की हायरिंग कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज उसने क्या पाया है, उसने ये पाया है, मुखर्जी जो ऋषितोष मुखर्जी हैं उनको क्या लग रहा है, एक तो मेरे डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है, दूसरी चीज़ जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो मेरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन क्या बताना है, आइडेंटिफाई द लेवल विच ऋषितोष मुखर्जी वॉज वर्किंग। देखो, ऋषितोष मुखर्जी इज़ वर्किंग एट द मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। बच्चों मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी आपको ये क्वेश्चन शायद यहाँ पे पढ़ने में बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन आप एक चीज़ देखो, अगर आपको इजी लग रहा है बहुत अच्छी बात है, बट जब तक आपको स्पेशली इस वाले चैप्टर में फंक्शंस नहीं पता होंगे तो तब तक आप लोग ये नहीं बता पाओगे कि कौन से वाले डिपार्टमेंट पे काम करता है। ठीक है, चलो, तो आप ये याद रखना कि जब भी हायरिंग की बात होती है तो वो कौन करता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करता, वो कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की साइड। योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपके ग्रैंडफादर जो हैं वो रिटायर हुए हैं डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग। आपको बताना है कि व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज वर्किंग, वो किस लेवल के मैनेजमेंट पे काम करते थे। व्हाट फंक्शंस डू यू थिंक ही वाज परफॉर्मिंग एट द लेवल स्टेट एनी टू। आपको कोई से दो बताने हैं। ठीक है, होप आपको केस स्टडी समझ में आएगी। केस स्टडी बहुत सिंपल सी है कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो रिटायर हो चुके हैं डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। एट व्हाट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चर वाज ही वर्किंग, वो किस मैनेजमेंट के मतलब किस लेवल पे काम करते थे। व्हाट फंक्शंस डू यू थिंक ही वाज परफॉर्मिंग, वो कौन से, अगर मान लीजिए कि वो टॉप पर थे या मिडिल में थे या जिस भी लेवल पे थे, वो कौन से मतलब फंक्शंस को परफॉर्म करते थे वो बताना है आपको। देखो इसमें क्या है, सिंस ही वॉज रिटायर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही वॉज वर्किंग एट द लेवल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। पहली चीज़ तो ये कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करते थे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अगर हम इसके दो फंक्शंस की बात करें, सिंस ही हैज़ रिटायर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही वॉज वर्किंग एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है आपसे, उनके तीन फंक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि टॉप मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, वही पूरी कंपनी की सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड पूछा गया है आपसे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ये सेम फर्स्ट वाले की तरह है, क्योंकि आपने मतलब एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें उसका आंसर भी टॉप मैनेजमेंट था और इसका भी, इसलिए आंसर भी सेम है। ही हैड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ परसिंग द कॉमन गोल्स। ठीक है, ये टॉप डिपार्टमेंट्स के फंक्शन होते हैं, इसलिए आंसर चेंज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ केस स्टडी पर। देखो, विभव गारमेंट लिमिटेड टारगेट इज प्रोड्यूस 10,000 shirts per month at the cost of 150। ठीक है,
150 पर शर्ट। जो विभव गारमेंट्स लिमिटेड है उसका क्या टारगेट होता है, 10,000 शर्ट्स प्रोड्यूस करना मंथली, जिसका कॉस्ट ऑफ पर शर्ट कितना है 150। द प्रोडक्शन मैनेजर could achieve this target at the cost of 160 per shirt। जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं उन्होंने क्या किया है, इस टारगेट को अचीव कर लिया, जो 10,000 शर्ट बनाने वाला टारगेट था एक मंथ में, उसे अचीव कर लिया है, बट किस कॉस्ट पर, 160 पर शर्ट पर, जबकि जो इन्होंने सोचा था वो क्या था, 150 सोचा था। आगे, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अच्छा, अब देखो केस स्टडी बहुत ईजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव क्या होता है। अगर आपको पता है इफ़ेक्टिव क्या है तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। यस, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ विभव गारमेंट्स लिमिटेड इज इफेक्टिव एज ही कुड अचीव द टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट इन अ मंथ। जी हाँ, देखो इफ़ेक्टिव तो वो है, क्योंकि उसने जो सोचा था कि मैं 10,000 शर्ट एक महीने में बनाऊंगा वो उसने बना ली, बट इफ़ेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इफ़ेक्टिव में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, टाइम, और एफिशिएंसी में क्या इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट। और अगर इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों है तो बोथ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव क्या होता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट केस स्टडी पे इस चैप्टर की, और इम्पोर्टेंट केस स्टडी है, क्या है, सरोज वर्क एज द सेल्समैन इन अ कंपनी सेलिंग एट accessories and food. He has been given a target of selling 1,200 units of the food packets in a month by offering a maximum of 10% discount to his customers. In order to meet his uh, monthly sales target on the last 2 days of the month, he offered 15% discount of his customer. In the context of the above case, is Suraj effective in his work? Explain by giving a suitable reason in support of your answer। देखो इसमें आपसे शायद एक्सप्लेनेशन तो नहीं, मतलब जो आपसे रीज़न पूछ रहे हैं शायद आपसे मांग भी सकते हैं और नहीं भी। रीज़न कैसे मांगेंगे, आपको लिखना नहीं होगा, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा वाला सूटेबल रीज़न है। होप आपको केस स्टडी समझ में आ गई होगी। देखो केस स्टडी बहुत सिंपल सी है कि जो सूरज है वो एक सेल्समैन है, जहाँ पे पेट एसेसरीज सेल की जाती हैं और फूड सेल किया जाता है। ठीक है, ही हैज़ बीन गिवन अ टारगेट ऑफ सेलिंग 1,200 यूनिट्स ऑफ द, वो उसकी कंपनी उसको टारगेट देती है कि आप 1200 यूनिट बेच सकते हो फूड पैकेट इन अ मंथ, 1200 यूनिट फूड पैकेट्स बेच सकते हो मैक्सिमम 10% डिस्काउंट पर। लेकिन लास्ट अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए मंथ के लास्ट में, अब सॉरी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मंथ के लास्ट में सूरज क्या करते हैं कि लास्ट के 2 दिनों में वो अपने कस्टमर्स को 15% का डिस्काउंट दे देता है। ये होता है ना कि आपको बोला जाता है कि ओके मैम आप एक लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 2 लोगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप ज़्यादा चीज़ खरीद लेते हो। सेम उसी वाले उसके साथ में उसने क्या किया है कि 2 दिनों में ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया 15%। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और आपको इसका रीज़न देना है। यस, सूरज इज इफेक्टिव इन हिज वर्क as he has been able to meet his monthly sale target of selling 1,200 units of the food packets। हाँ वो बिल्कुल मतलब इफेक्टिव है, क्योंकि उसने अपना जो उसका टारगेट था वो उसने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये याद रखना, इफ़ेक्टिव में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टाइम, और एफिशिएंसी में क्या इम्पॉर्टेंट होता है, कॉस्ट। ठीक है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि हाँ मतलब यस उसने इफ़ेक्टिव है, बिकॉज क्यों इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उसने अपना सेल का टारगेट 1200 यूनिट्स का जो था वो अपने बिल्कुल पूरा कर लिया है। ठीक है, ये थी इस चैप्टर
कि 5 इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से इसी तरीके की केस स्टडीज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। होप आपको केस स्टडीज़ समझ में आई होंगी। स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम लोग आगे और ज़्यादा इनको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस स्टडीज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कल हम इसी के आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। बच्चों केस स्टडी इस बार आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेटेड टू केस स्टडी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कल जब आपको वीडियो मिले या हो सकता है आज शाम को मिले तो आपका वीडियो मिस ना हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।